नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं, इनके चेहरे से ज़्यादा इनकी आवाज़ बुलंद है। सर्वेश पांडे जी हमारे साथ है। सवर्ण आर्मी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और इनके जो वीडियोज़ हैं, इनके जो भाषण हैं, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं। हमेशा समाचार पत्रों में भी आप सक्रिय रहते हैं। तो आज सर्वेश जी से हम लोग बातचीत करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि ये जो सवर्ण आर्मी की विचारधारा है, इसके संगठन बनाने की इसकी क्या आवश्यकता थी, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और मौजूदा समय में उस विचारधारा को कहाँ तक इन्होंने पहुँचाया है। सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज लगभग 3 सालों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तब उस समय आपकी विचारधारा शुरुआती अवस्था में थी। जी। आज राजस्थान हो या भारतवर्ष के कई सारे जनपद में आपके अपने जो है युवा साथी हैं। यहाँ पे भी आप कार्यक्रम में जब आप आए तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग युवा शक्ति आपसे मिलना चाहते थे, आपसे जो है फोटो खिंचाना चाहते थे। तो क्या कुछ शुरुआत है सवर्ण आर्मी की, कहाँ तक मुकाम पहुंचा है आपका? जिस उद्देश्य से सवर्ण आर्मी का गठन किया गया था, सवर्ण आर्मी अपने उस उद्देश्य की तरफ बहुत मजबूती से बढ़ रही है और लगातार हम सभी लोग सवर्ण समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी भी जात का विरोध नहीं करेंगे, किसी भी मजहब का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि मानवता की परिभाषा देने वाले ही सवर्ण हैं। तो ये हमारी सोच रही है शुरू से, लेकिन हमारे साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। सवर्णों की स्थितियां हमेशा से ही जो है प्रभावी रही हैं। सवर्ण कह सकते हैं कि उसमें जो है जाति में हमारा जो वर्ण व्यवस्था है जातिगत आधारित है। आज से नहीं, बहुत पहले से, सनातन के समय से ही है। तो उसमें सवर्णों को वर्तमान में उसकी स्थितियां इतनी मजबूत नहीं लगी। मुझे लग रहा तब आपको सवर्ण आर्मी बनाने की या उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। नहीं, हो सकता है आपने अध्ययन ना किया हो उस विषय पर, लेकिन अगर आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा निचले पायदान पर सवर्ण समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी को सवर्ण समाज के लोग फेस कर रहे हैं। देखिए, ये भारत में एक व्यवस्था रही है कि यहाँ पर सवर्णों को पैदाइशी करोड़पति माना जाता रहा है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी सवर्णों के पास, सवर्णों के यहाँ है। मुझे लगता है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है और उसी की दिशा में एक पहला कदम जो EWS है, जिसको आरक्षण कहा जाता है, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, या जो है आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है तो उनको उस जो है धारा में लाने का प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ जो है स्टेटस मेंटेन हो रहा है। जी, देखिए, मैं एक बात और बताऊं, मैं सर्वेश पांडे में किसी भी प्रकार के आरक्षण का समर्थक नहीं हूं। मैं संरक्षण का समर्थक हूं। सरकार को अगर कुछ देना है तो वो व्यवस्था दे, सुविधा दे, ठीक है, लेकिन जब कोई भी लड़का कंपटीशन में बैठे तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जात के आधार पर। EWS जो है, समझ लीजिए कि अभी एक अधूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था नहीं है। कहीं पर उम्र सीमा में दिक्कत आ रही है, कहीं पर फीस में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और अभी जैसे अभी हम यहाँ कार्यक्रम में ही आए हैं, तो अभी एक हमें भाई साहब मिले तो उन्होंने कहा कि सर्वेश जी, EWS को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधानी के चुनाव में भी लागू करवाइए। पंचायत चुनाव में भी तो जैसे है क्या कि अगर आप सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आपने 10% आरक्षण दिया है, तो आप वास्तव में उनके लिए सीटें भी रिजर्व करिए। बिल्कुल। जैसे दलितों के लिए सीटें रिजर्व हैं, पिछड़ों के लिए सीटें रिजर्व हैं, वैसे आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती है तब तक ये समझो अधूरी व्यवस्था है। पंचायत चुनाव में अभी आपने कहा कि उस तरीके से देखा जाता है कि अगर सामान्य आरक्षण हुआ है, सबको उसमें मौका मिल रहा है, या उसके अलावा अगर आरक्षित हैं सीटें तो उसमें सामान्य को छोड़कर बाकी सारे लोगों को मौका दिया जा रहा है। एक तरीके से पंचायत व्यवस्था में भी जो है आरक्षण का जो एक पैमाना बनाया गया है, इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप यही हमारे सुल्तानपुर जनपद के बगल प्रतापगढ़ जनपद है, वहाँ पे आपके बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर
प्राथमिकी दर्ज हुई, पुलिसिया उनका उत्पीड़न हुआ, क्या कुछ मामला था वो? तो ये मामला ये था कि एक 14 साल की सामान्य वर्ग की नाबालिग बच्ची थी, जिसको एक अधेड़ उम्र के दलित युवक के द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। लड़की का जो परिवार था, उनके जो माता पिता थे बहुत ही ज्यादा गरीब थे, उनके साथ कोई स्टैंड लेने वाला नहीं था। वो बेचारे समझ लीजिए कि थाना, पुलिस ऑफिस, जो कप्तान ऑफिस है और आईजी एडीजी सबके यहाँ चक्कर लगा लिए बेचारे। मतलब समझिए कि समथिंग 2.5 महीने से इधर उधर दौड़ करके परेशान हो गए। एफआईआर तो उनकी दर्ज कर ली गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं मतलब हुई उनके लिए, और ना ही उस लड़की को बरामद किया गया। वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया, तो फिर हमारी टीम के लोगों ने जो है एसपी से मुलाकात किया और आईजी से, डीजी से, सभी से इन्होंने मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद भी जब कुछ मतलब कार्यवाही करता मतलब होता नहीं दिखा इनको, तो हमारी टीम के लोगों ने एसएचओ महेशगंज को एक एप्लीकेशन दिया कि अगर 7 दिन में आप लड़की को बरामद नहीं करेंगे तो हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। 7 दिन बीत गया। 29 तारीख को जो है हमारी टीम के द्वारा प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया गया, क्योंकि हमारी बस यही मांग थी कि उस लड़की को बरामद किया जाए, जो भी आरोपी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो जब हमारी टीम ने प्रदर्शन किया, उसके बाद वहां की पुलिस सक्रिय हुई। सक्रिय होने के बाद उन्होंने लड़की को बरामद किया, और जो लड़का लेकर के गया था लड़की को, उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा लेकर के उसको जेल भेज दिया। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इनको ये बात कहीं ना कहीं चुभ गई, या हमारी बातों से चिढ़ गए कि ये लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इन्होंने हमारे 28 नामजद और 60 अज्ञात में कार्यकर्ताओं की, मतलब समझे 88 कार्यकर्ताओं पर अभी सभी की अगर विवेचना में सबका अगर नाम डाल देंगे तो समझे 88 कार्यकर्ताओं पर हमारे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो यही एक मामला हुआ है, और ये बहुत ही, जबकि हमारे पास साक्ष्य भी है जिसमें इन्होंने बताया है कि रास्ते में एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया। हमारे पास वीडियो है जिसमें एम्बुलेंस जा रही है, जो रास्ता है वहां से सभी लोग आ जा रहे हैं, किसी का रास्ता कोई बाधित नहीं किया गया है। तो इस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके से एक प्लान किया गया, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है। देखिए, पुलिस के ही हाथ में सब कुछ नहीं होता, न्यायालय है, हमें न्यायालय पर भरोसा है और हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। दूसरी बात देखिए, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बिटिया को बचाने के लिए हमने आंदोलन किया और हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, ठीक है। तो सरकार को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सरकार तक यह बात पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो बिटिया को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के ऊपर मुकदमा लिखते हैं, और 307 जैसी गंभीर धारा, अभी बीएनएस 109 हो गया है, पहले 307 थी, इतनी गंभीर धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। तो जब इस तरीके से न्याय की बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ेंगे उनके ऊपर आप मुकदमा लिख दोगे, कौन बेटी बचाने के लिए आगे आएगा? तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। जी, जैसे आपके पास युवाओं की पूरी टीम है, जी, बहुत सारे लोग हैं, चुनाव आता है तो युवाओं को साथ लेकर घूमते हैं। हमारे युवा साथी हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं। तो सर्वेश पांडे के साथ युवा आर्मी है, कहीं ऐसा कुछ योजना तो नहीं है भविष्य में चुनाव लड़ने की या चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि बनने की, और आप अपनी इस विचारधारा को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की? देखिए, इस विचारधारा को, इस मुहिम को बहुत मजबूती से हम आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव ना बहुत छोटी चीज है, समझ रहे हैं मेरी बात को। मंजिल बहुत बड़ा है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं मजबूती से, ठीक है। और मैं अपने समाज के लिए लड़ने के लिए आया हूँ, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, और उनको न्याय दिलाने के मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी हद से गुजरना पड़ेगा, हम गुजरने के लिए तैयार हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ सर्वेश पांडे जी थे, हम लोगों ने इनसे बातचीत की, साथ ही साथ जानने का प्रयास किया क्या कुछ विचारधारा में इनके जो है परिवर्तन आया है, विचारधारा कहाँ तक पहुंची है। आगे और भी जानकारी सवन आर्मी की हम आपको पहुंचाएंगे। गांव देहात में आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।